ਹੈਲੋ एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसीपल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਨਾਲ समझ देंगे। देखो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिकेट ਦੀ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆ क्रिकेट टीम हैगी, इंडियन क्रिकेट टीम, ਤੇ ਇਹ प्लेग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਹੈ मतलब कि ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ कि इंडियन क्रिकेट टीम दे विच एक कैप्टन हुंदा हैगा। आपां नूं एक कैप्टन दी की लोड़ हुंदी? कल्ली क्रिकेट टीम दे विच ही नहीं, कोई भी टीम गेम जदों आपां खेलदे हैगे उन्हां टीम गेम्स दे विच एक कैप्टन हुंदा है। कैप्टन दी लोड़ ही क्यों हुंदी है? क्यों आपां किसी एक बंदे नूं कैप्टन बनाउंदे हैगे? बिना कैप्टन दे क्यों नहीं आपां टीम गेम खेल सकदे? देखो क्यों कैप्टन दी लोड़ हैगी आपां नूं? जे इस टीम गेम दे विच एक कैप्टन ना होगा तो की होगा? जिन्ने भी सारे प्लेयर्स है वो की करनगे? आपदी मर्जी नाल खेडणगे। सारे प्लेयर्स जिवें आपदी मर्जी नाल खेडना चाहते हैं उवें खेडणगे। कैप्टन क्यों हुंदा हैगा? कैप्टन दा की काम हुंदा हैगा? कैप्टन की करदा हैगा? इन्हां सारे प्लेयर्स दे एफर्ट्स, जो भी ये प्लेयर्स की कर रहे हैं एफर्ट्स लाउणगे आपदी गेम दे विच मैच नूं जितण लई कैप्टन की करूगा? उन्हां एफर्ट्स नूं एक डायरैक्शन प्रोवाइड करूगा। जे कैप्टन नहीं होगा तो सारे जने आपदी मर्जी नाल किसी भी डायरैक्शन दे विच खेड सकदे हैगे। कैप्टन दा की काम हुंदा हैगा? सारे प्लेयर्स दी एफर्ट्स नूं डायरैक्शन प्रोवाइड करके उन्हां नूं इक्को ही डायरैक्शन दे विच उन्हां दे एफर्ट्स लगवाना ते उन्हां दे एफर्ट्स दे विच कोआर्डीनेशन क्रिएट करना। तां करके हर एक टीम गेम दे विच की हुंदा हैगा? कैप्टन हुंदा है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਖੇਡੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 20% ਨਾਲ। इस टीम नूं की टारगेट मिले कि इन्होंने 20% नाल ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स नूं इनक्रीज़ करना। हुण इन्हां दे विचों कोई भी आपां कैप्टन नहीं बनाया, बस इन्हां नूं टारगेट देता। हुण देखो ये की कर रहे गे? लड़ी जांदे तीनों जने आपस च। क्यों लड़ी जांदे? क्योंकि देखो सेल्स इनक्रीज़ करन दे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये बंदा की कह रहा है कि आपां वध तों वध एडवरटीजमेंट करिए। जे आपां वध तो वध एडवरटीजमेंट करांगे, लोकां नूं आपदे प्रोडक्ट बारे पता चलूगा तो उहदे नाल अपनी सेल्स इनक्रीज़ होगी। ये मैडम की कह रही है कि ये पिछला पुराना डाटा दिखा रही है कि पिछले साल आपां की कीता सीगा? डिस्काउंट दिता सीगा लोकां नूं, तो डिस्काउंट करके की होया सी? वध लोकां ने आपदे प्रोडक्ट खरीदे तो उहदे नाल अपनी सेल वध गई। ये कहंदे आपां इस बार भी आपां डिस्काउंट दईए। तीजा बंदा की कह रहा है? ये कहता यार कुछ करन दी लोड़ नहीं, ना एडवरटीजमेंट ते पैसा लाने की लोड़ है, ना डिस्काउंट देने की लोड़ हैगी। आपां की करते हैं कि क्वालिटी ते ध्यान दिंदे हैगे। अजकल दे लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैगे। जदों आपां क्वालिटी इंप्रूव करती अपने प्रोडक्ट की सेल भी वध जूगी। हुण ये तीनों जने आए लड़ी जांदे हैगे। वो कहंदा कि क्वालिटी वधाइए, वो कहंदा एडवरटीजमेंट करिए, वो कहंदी है कि आपां डिस्काउंट दईए। हुण टारगेट की सीगा? सेल्स इनक्रीज़ करना। पर ये तीनों की है कि किसी भी एक डायरैक्शन ते पहुँच नहीं पा रहे। तो हुण इत्थे आपां नूं फ्योल बाबा की कहंदा हैगा कि डोंट फाइट, फॉलो यूनिटी। फ्योल की कहंदा हैगा कि लड़ो ना, यूनिटी फॉलो करो। यूनिटी कादे विच फॉलो करनी हैगी? आपदी डायरैक्शन दे विच, आपदे एफर्ट्स दे विच। जो भी तुसी इत्थे लड़न दे विच टाइम वेस्ट कर रहे हो, लड़न दे विच आपदे एफर्ट्स ला रहे होंगे, उन्हां नूं लड़न दे विच वेस्ट ना करो। आपदे एफर्ट्स दे विच की लैके आओ? यूनिटी लैके आओ ते इक्को ही डायरैक्शन दे विच की करो? काम करो। जदों तुसी इक्को ही डायरैक्शन दे विच काम करोगे, आपदे एफर्ट्स दे विच यूनिटी लिआओगे तो उहदे नाल तुहाडा गोल की हो जाऊगा? अचीव हो जाऊगा। तो फ्योल की कहता है आपां नूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल देयर शुड बी,
वन प्लान एंड वन हैड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क कि जो तुसी ग्रुप एक्टिविटी दे विच अपना गोल अचीव करना हैगा, एक ग्रुप दे विच अपना गोल अचीव करना हैगा, तो वह गोल नू अचीव करन लई उस काम नू पूरा करन लई तुहाडे कोले एक डायरैक्शन होनी चाहिए। एक डायरैक्शन होनी चाहिए कि मतलब कि एक तुहाडे कोले प्लान होना चाहिए उस काम नू करन लई। देयर शुड बी वन प्लान, ते वो जिहड़ा प्लान तुसी फॉलो करके आपदा गोल अचीव कर रहे होंगे एक ग्रुप दे थ्रू, उस ग्रुप दे विच एक की होना चाहिएगा, हैड भी होना चाहिए। हैड दा की काम होगा, सारे ग्रुप दे एफर्ट्स नू एक डायरैक्शन दे विच करना। जो भी ग्रुप दे विच मैंबरस एफर्ट्स ला रहे हैं उन्होंने एफर्ट्स नू एक डायरैक्शन प्रोवाइड करनी, तो उन्होंने एफर्ट्स नू कोआर्डीनेट करन दा काम किदा होगा, इस हैड दा। तो यूनिटी ऑफ डायरैक्शन प्रिंसीपल फ्यूल दा आपां नू यही कहंदा हैगा कि जदों तुसी कोई भी काम कर रहे होगे पर्टिकुलर काइंड, जिस काम दा ऑब्जेक्टिव की हैगा सेम है, सेम नेचर ऑफ वर्क नू करन लई थोड़े कोले एक प्लान होनी चाहिए, एक डायरैक्शन होनी चाहिए, तो उस प्लान नू पूरा करन लई की होना चाहिए, एक हैड होना चाहिए। जे थोड़े कोले एक प्लान होगा तो एक हैड होगा, उहदे नाल की होगा, थोड़े एफर्ट्स दे विच कोआर्डीनेशन क्रिएट कर सकते हैं आपां, ते थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच बिना कन्फ्लिक्ट अराइज होए आपां आपदे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स नू पूरा कर सकते। यूनिटी ऑफ डायरैक्शन प्रिंसीपल कहता कि समझ आया की करना है, अपने एक्टिविटी अपने एफर्ट्स की डायरैक्शन नू अपने एफर्ट्स की डायरैक्शन दे विच की लैके आनी है कि आपां यूनिटी लैके आनी है कि इक्को दिशा दे विच आपां आपदे सारे एफर्ट्स लाने हैं। हुण जे आपां यह प्रिंसीपल फॉलो कर देंगे तो उहदे नाल अपने की पॉजिटिव इफेक्ट्स होणगे। ईजी टू अचीव गोल्स, जे तुसी इक्को ही डायरैक्शन च काम करोगे तो तुसी आपदे गोल्स अचीव कर सकते हो। जे तुसी अलग अलग डायरैक्शन दे विच अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपां नूं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना औखा है। इनक्रीज इन एफिशिएंसी, जे तुसी इक्को ही डायरैक्शन दे विच फोकस होकर काम करोगे तो थोड़ी एफिशिएंसी भी इनक्रीज होगी। जे तुसी थोड़ा जिहा यार इहदे अकॉर्डिंग कर लिए, थोड़ा जा कर लिए, थोड़ा जा कर लिए, उहदे नाल अपनी एफिशिएंसी घटूगी। फैसिलिटेट्स कोआर्डीनेशन, जो थोड़े सारे मैंबरस के एफर्ट्स इक्को ही डायरैक्शन च लगणगे तो उन्होंने एफर्ट्स के विच आपां कोआर्डीनेशन भी क्रिएट कर सकते। जो हर एक मैंबर अलग अलग डायरैक्शन के विच एफर्ट्स ला रहा है उन्होंने एफर्ट्स के विच आपां कोआर्डीनेशन ही क्रिएट नहीं कर पावांगे। फिक्सेशन ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी, जो थोड़ा एक हैड होगा तो उत्थे आपां की कर सकते हैं, रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, अनसरेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। हुण जो टीम इंडिया जे मान लो मैच हार जाती है तो उत्थे किहदी रिस्पोंसिबिलिटी होगी, कैप्टन की रिस्पोंसिबिलिटी होगी। बट जे कोई कैप्टन ही नहीं होगा तुसी किहड़े प्रिंसीपल किहड़े प्लेयर नू रिस्पोंसिबल ठहराओगे। तो जो तुसी एक हैड बना दोगे किसी भी प्लान नू पूरा करन लई तो उस हैड की आपां की कर सकते हैं, रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करनी आपां नू औखी हो जाती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम की है थोनों हर एक काम इक्को ही बारी होगा, एक काम बार बार रिपीट नहीं होगा। जो तुसी इक्को पर्टिकुलर डायरैक्शन काम कर रहे होगे तो तुसी हर एक काम एक बारी करोगे, कोई काम थोनों बार बार रिपीट करने की लोड़ नहीं हैगी। गल समझ आ गई। ये सीगे दे पॉजिटिव इफेक्ट। वायलेटिंग इफेक्ट्स किहड़े हुंदेगे कि जे तुसी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो उहदे नाल की इफेक्ट होगा, की इफेक्ट होगा जे फॉलो नहीं करांगे तो आ सारे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच आपां इन्हां नूं अचीव नहीं कर पावांगे। अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा जे आपां अलग अलग डायरैक्शन च एफर्ट्स लावांगे, अपनी एफिशिएंसी भी घटूगी, आपां कोआर्डीनेशन भी नहीं क्रिएट कर सकते अपनी टीम के मैंबरस दे विच, ते आपां किसी परसन की रिस्पोंसिबिलिटी भी नहीं फिक्स कर सकते, तो मोर ओवर चांसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी इनक्रीज हो जाते हैं जो थोड़े को एक पर्टिकुलर प्लान नहीं हैगा काम करने लई। जो थोड़े को कोई डायरैक्शन नहीं हैगी तो काम रिपीट होने दे, काम दे ओवरलैप होने दे भी चांसिस इनक्रीज हो जाते हैं। तो आ हो गए ये वायलेटिंग इफेक्ट्स। यूनिटी ऑफ डायरैक्शन समझ आ गया सबनों कि आपां की करना है, इक्को ही डायरैक्शन दे विच काम करना है। तो इक्को डायरैक्शन दे विच अपने ग्रुप के एफर्ट्स लगन, उहदे लई की होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए तो एक हैड होना चाहिए। क्लीयर होगी गल। दैन नैक्सट अपना अज का प्रिंसीपल है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरस्ट टू जरनल इंटरस्ट। सब ऑर्डिनेशन का की मतलब हुंदा है, पहला तो ये समझो।
सब ऑर्डिनेशन का मतलब हुंदा हैगा किसी चीज़ नूं लोअर रैंकिंग देना, लोअर रैंकिंग देना यानी कि थल्लड़ी पोजीशन ते रखना किसी चीज़ नूं, उहनूं आपां कहने हैं सब ऑर्डिनेशन। हुण इत्थे फ्योल ने आपां नूं किहड़ी चीज़ नूं लोअर रैंकिंग देण नूं किहा हैगा, फ्योल ने आपां नूं किहा हैगा कि जो भी तुहाडा इंडिविजुअल इंटरस्ट है, तुहाडा मतलब कि इंपलॉय का इंडिविजुअल इंटरस्ट हैगा, इंपलॉय नूं हमेशा आपदे इंडिविजुअल इंटरस्ट नूं लो रैंकिंग देनी चाहिए हैगी जरनल इंटरस्ट नालों, यानी कि जरनल इंटरस्ट नूं उत्ते रखो ते आपदा जो इंडिविजुअल इंटरस्ट है उन्होंने नीचे रैंकिंग दो। हुण इस एग्जाम्पल दे विच आ जिहड़ा बैट्समैन बैटिंग कर रहा हैगा, हुण देखो की लिखिया होया इत्थे, टू विन 1 बॉल लैफ्ट, जितन लई एक बॉल बची हैगी ते रन भी आपां नूं किन्ने चाहिए हैगे, इक्को ही रन चाहिए। जे इस टीम ने जितना हैगा तो एक बॉल दे विच किन्ने रन मारने हैगे, एक। हुण नीचे की लिखिया होएगा, बैट्समैन नीड 6 रन्स टू कंप्लीट सेंचुरी। हुण जे तो आप टीम ने जितना हैगा फिर तो आपां नूं एक बॉल दे विच इक्को ही रन चाहिए हैगा, ज़्यादा एफर्ट्स लाने की लोड़ नहीं। बट आ जिहड़ा बैट्समैन बैटिंग कर रहा हैगा, इहदी सेंचुरी कंप्लीट होने वास्ते किन्ने रन चाहिए हैगे, इहनूं 6 रन चाहिए। जे ये 6 मार दिंदा हैगा तो इहदी सेंचुरी कंप्लीट होंदी है। जे ये 1 रन ही ला लैंदा है तो इहदी टीम मैच जितती है। हुण मैनूं आए दसो 1 रन लैना सौखा हैगा कि 6 रन मारने सौखे हैगे? 1 रन लैना सौखा हैगा, 6 मारन नालों 1 रन लैना सौखा हैगा। तो इत्थे बैट्समैन नूं किहदे वल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हैगा, इत्थे बैट्समैन नूं ध्यान देना चाहिए हैगा कि उहदी टीम मैच जिते, उहदी टीम मैच जिते, इस वल एफर्ट्स लाने चाहिए। तो उहदी पहली प्रायोरिटी की होनी चाहिए कि सिर्फ वो 1 रन मार के आपदी टीम नूं मैच जिता दे। आपदे इंटरस्ट बारे भी सोचना हैगा, पर आपदे इंटरस्ट बारे बाद च सोचो, पहला किहदे इंटरस्ट बारे सोचना हैगा, आपां ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरस्ट बारे। ये प्रिंसीपल तुहानूं ये चीज़ कहंदा है। गल समझ आ गई इस एग्जाम्पल नालों कि 6 रन तो मारने ठीक है, पर बॉल एक हैगी। हुण 6 रन जे मारन जाऊगा बैट्समैन आउट भी हो सकता है। जे बैट्समैन आउट हो गया अपनी टीम मैच हार जूगी। फिर उसकी पहली प्रायोरिटी की होनी चाहिए कि वो सिर्फ 1 रन मारन वाल ध्यान देवे। 6 वज दिंदा ओके हैगा, कोई दिक्कत नहीं हैगी, बट प्रायोरिटी की हैगी 1 रन बचे। गल समझ आ गई। हुण इहनूं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्स्ट भी समझ लो। उवें ऑर्गेनाइजेशन दे विच भी जिहड़े इंपलॉयज़ काम कर रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशनस इहो जिहियां आउणगीਆਂ जिथे उन्हां दा भी फायदा हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन दा। तो उत्थे की देखना उन्होंने, आपदा फायदा नहीं सोचना, आपदा फायदा बाद चों सोचना, पहलां किहदा फायदा सोचना हैगा, ऑर्गेनाइजेशन। जिवें कि यार थोड़ी बुक दे विच एक एग्जाम्पल दित्ती हुई हैगी कि एक परचेज मैनेजर है, थोड़ी बुक दे विच एग्जाम्पल दित्ती हुई है कि परचेज मैनेजर ने रॉ मटीरियल परचेज करना है। हुण वो रॉ मटीरियल जिहड़ा परचेज मैनेजर ने परचेज करना हैगा, उहदे लई बहुत सारे सप्लायर्स ने मार्केट दे विच, पर उन्हां सप्लायर्स दे विचों एक सप्लायर उहदा मुंडा भी हैगा। तो परचेज मैनेजर की करदा हैगा, इत्थे आपदे मुंडे तो वध रेट ते रॉ मटीरियल परचेज कर लैंदा है, जबकि उन्होंने मार्केट दे विचों बाकी सप्लायर्स तो घट रेट ते सेम रॉ मटीरियल मिल रहा सी। तो हुण इत्थे उन्हें की कीता, आपदे मुंडे तो रॉ मटीरियल परचेज करके आपदा फायदा देखिया ते ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवाता। तो सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरस्ट टू जनरल इंटरस्ट प्रिंसीपल तुहानूं यही कहता है कि तुसी आपदा फायदा कराने के चक्कर दे विच ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना करवाओ, क्योंकि जे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा तो उहदे विच सब का नुकसान है। जे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे विच सारिਆਂ ਦਾ की होगा, फायदा होगा। गल क्लीयर होगी मेरे ख्याल विच तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। हुण आपां पढ़ लईए बुक दे विच की लिखिया होएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल वन शुड प्रायोरिटाइज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरस्ट ओवर इंटरस्ट ऑफ सैल्फ, कि आपदे पर्सनल इंटरस्ट नालों किनू ज़्यादा प्रायोरिटी देनी हैगी, ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरस्ट। जे तुसी ये प्रिंसीपल फॉलो करोगे तो उहदे नाल की होगा, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तुसी आपदे वल ना ध्यान दे के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वल जे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप ईजीली अचीव कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। फिर
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो आप एक गल कही सी कि जे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फायदा होगा, बट जे तुसी आपदे कल्ले का फायदा देख रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करा रहे होंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब का नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देख के तुसी की करते होंगे, आपदे इंडिविजुअल इंटरस्ट ते ऑर्गेनाइजेशनल इंटरस्ट दे विच की कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके एक बैलेंस क्रिएट कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो गया तो नाल नाल अपना भी फायदा हो गया। तो इस प्रिंसीपल ਨੂੰ फॉलो जे कर दोगे तो इन्हों दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे विच आपां की क्रिएट कर लेने हैं, कोऑर्डिनेशन। गल क्लीयर होगी। नैक्सट एवरीबडीज प्रॉफिट इन प्रॉफिट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। उही गल कि जे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ये हर एक का फायदा होगा, जे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है तो ये हर एक बंदे का नुकसान है। गल क्लीयर होगी। जे वायलेटिंग इफेक्ट्स आ गए वो भी लिखे होंगे, की लिख के आऊँगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव करने अपने वास्ते औखे हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं होगी इंडिविजुअल तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे विच, ते ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान दे विच सारियां दा नुकसान है। समझ आया? चलो फिर क्लीयर हो गया। बहुत सौखा दा प्रिंसीपल सीगा, नाम तो ही पता चल जाता आपां नूं। हुण नैक्सट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, ये भी सौखा ही प्रिंसीपल है। According to this principle, every employee should get fair remuneration according to their post and needs. Remuneration basically जो भी तुसी employees नूं उन्हां दे काम बदले पे कर रहे हो, सैलरी वेजिस वगैरह, उन्हां नूं आपां की कह दिंदे हां remuneration। तो हुण ये प्रिंसीपल तुहानूं की कहंदा हैगा कि हर एक इंप्लॉय नूं आपां की देनी हैगी, फेयर रेमुनरेशन, फेयर सैलरी पे करनी हैगी। किहदे अकॉर्डिंग? ਉਹਦੀ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पोजीशन की हैगी ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸੈਲਰੀ पे ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆਪਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ पे ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਫੇਅਰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹ पे ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ क्षमता ਹੈਗੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ पे ਕਰਨ ਦੀ। यानी कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है, इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी तो ऑर्गेनाइजेशन है किन्नी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन वधिया खुश होकर दे सकती है ताकि उन्होंने प्रॉब्लम ना आए, वो अमाउंट प्लस ओनी अमाउंट जिन्ने नाल इंप्लॉय का भी घर बार वधिया चल सके, वो सैलरी तुसी इंप्लॉय नूं पे करनी। गल क्लीयर होगी। हुण इहदे नाल होऊगा कि जदों तुसी सही जिन्ना काम है जिन्नी उहदी पोस्ट हैगी उहदे अकॉर्डिंग जे इंप्लॉय नूं सैलरी पे कर दोगे तो इहदे नाल होऊगा कि अपने जो काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन दे विच वो स्मूथली चलणगे। जे तुसी ऑर्गेनाइजेशन आपदी औकात तो बाहर रह के सैलरी पे करूगी तो उहदे नाल भी ऑर्गेनाइजेशन आप औखी होगी, जो भी उहदे विच ऑपरेशनस परफॉर्म हो रहे हैं वो परफॉर्म करन च आपां औखे होवांगे। तो ऑर्गेनाइजेशन नूं हमेशा जिन्नी वो सैलरी वधिया पे कर सकती है इंप्लॉयज़ नूं उन्नी एक फेयर अमाउंट पे करनी चाहिए, घट भी नहीं करनी चाहिए पर अपनी औकात तो बाहर जाके भी पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इनक्रीज इन मोरल एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ द इंप्लॉयज़, जे तुसी एक वधिया सैलरी पे करोगे इंप्लॉयज़ नूं तो उहदे नाल की होगा, उन्हां दा मोरल इनक्रीज होगा तो उन्हां दी काम दे विच सैटिस्फैक्शन आऊगी कि उन्हां नूं एक प्रॉपर रिटर्न मिल रही हैगी उन्हां दे काम बदले, तो खुश होकर की करनगे, काम करनगे। खुश होकर काम करनगे तो उहदे नाल अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे। फिर लिखेगा लैस लेबर टर्न ओवर रेशो। लेबर टर्न ओवर रेशो की हुंदी हैगी, परसेंटेज हुंदी हैगी किन्ने इंप्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन नूं छड्ड के चले गए उन्हां दी परसेंटेज नूं आपां कहने हैगे लेबर टर्न ओवर रेशो। फॉर एग्जाम्पल कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच 100 इंप्लॉय काम कर रहे तो इस साल ये जिहड़ी आपां रेशो देखते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मान लो इस साल दे विच 100 दे विचों 20 इंप्लॉय थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन छड्ड के चले गए। तो हुण जदों आपां इहदी परसेंटेज कैलकुलेट करांगे तो 100 इंप्लॉयज़ के अकॉर्डिंग जे 20 छड्ड के चले गए तो किन्ने परसेंट इंप्लॉय छड्ड के चले गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन 20% इंप्लॉयज़। तो आ जिहड़ी 20% आई है इहनूं आपां की कह दिंदे हैगे लेबर टर्न ओवर या फिर
इंप्लॉय टर्नओवर भी कह सकते हो, मतलब कि 20% इंप्लॉयज़ इस साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ चले गए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਪਲॉयਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲॉयज़ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਸੈਲਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪਲॉय ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਇੰਪਲॉयज़ ਤੁਹਾਡੀ ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ यानी कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਗਈ कि अपने इंप्लॉयज़ अपन घट छड़ के जा रहे हैं तो वो नाल की होगी ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्टेबिलिटी भी इनक्रीज़ हो जूगी। मतलब जो लोग आप रखे सीगे उही काम कर रहे हैं, बार बार अपन लोग बदलन की लोड़ नहीं पै रही, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्टेबिलिटी इनक्रीज़ हो जूगी। समझ आ गई गल। वायलेटिंग इफेक्ट्स उल्टा हो जूगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन जो है वो स्मूथली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, मोराल जो है इंप्लॉयज़ का वो डिक्रीज़ हो जूगा तो उन्होंने विच सैटिस्फैक्शन भी घट जूगी तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन छड्ड के चले जाएंगे तो वो लेबर टर्नओवर रेशो भी हो जूगी, इनक्रीज़ हो जूगी तो लैस स्टेबिलिटी होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच। क्लीयर होगी गल। चलो किन्ने प्रिंसीपल कर लिया आपां, 3। यूनिटी ऑफ डायरैक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरस्ट टू जनरल इंटरस्ट ते रेम्यूनरेशन टू इंप्लॉयज़। अज दा अपना लास्ट प्रिंसीपल है ऑर्डर प्रिंसीपल। पिक्चर थोड़ी जी ब्लर है पर मैं दस देनी है कि कादी पिक्चर हैगी, एक डिपार्टमेंटल स्टोर की पिक्चर हैगी जिहदे विच सॉरी एक डिपार्टमेंटल स्टोर की पिक्चर हैगी जिहदे विच आपां नूं दस्सिया है कि समान पिएगा। हुण देखो ऑर्डर प्रिंसीपल की कहंदा है, एवरीथिंग इन ऑर्डर। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिपार्टमेंटल स्टोर जाने होगे तो उत्थे आपां देखदे हांगे हर एक चीज़ का एक अलग सैक्शन बनया हुंदा है। बिस्किट भुजिया स्नैक्स वास्ते कुरकुरे चिप्स इन्हां दा एक अलग सैक्शन हुंदा है, नूडल मैगी वगैरह वास्ते अलग सैक्शन हुंदा है, सब्जियां दा एक अलग सैक्शन हुंदा है, दालां वगैरह दा एक अलग सैक्शन हुंदा है, आटा दाल चावल इन्हां दा एक अलग सैक्शन हुंदा है। हर एक चीज़ का एक अलग अलग सैक्शन बनया हुंदा है। तो हर एक वो चीज़ जिहड़ी हुंदी हैगी अपने उस पर्टिकुलर सैक्शन दे विच ही पई हुंदी। मतलब कि जिहड़ी चीज़ की जो जगह हैगी है वो चीज़ आपां नूं उत्थे ही मिल जाती। ताई करके डिपार्टमेंटल स्टोर दे विच जदों आपां जाने हैगे आपां नूं चीज़ां लभण दे विच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आपां नूं पता हुंदा कि इस सैक्शन दे विच आपां नूं स्नैक्स मिल जाणगे, दालां लैणियां होगी तो आपां इस सैक्शन च जावांगे, मैगी नूडल लैणे होगे तो आपां इस सैक्शन च जावांगे। हर एक चीज़ आपदी सही जगह ते पई है। फ्यूल का ऑर्डर प्रिंसीपल भी आपां नूं यही कहंदा हैगा कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच हर एक चीज़ वास्ते एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए हैगी ते हर एक वो चीज़ आपदी सही जगह ते पई होवे। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗਾ। According to this principle, right person should be placed at right job and everything should be placed at its right place। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, कहता तो यही चीज़ है कि हर एक चीज़ आपकी सही जगह पर पई होनी चाहिए। केड़ी केड़ी चीज़, दो चीज़ां कहता हैगा, एक तो फिजिकल रिसोर्सिस, जो भी तुसी फिजिकल रिसोर्सिस यूज़ कर रहे होंगे आपदे काम करन लई ओहो, प्लस दूसरे थोड़े ह्यूमन रिसोर्सिस। इन्हां दोनों रिसोर्सिस वास्ते थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच एक जगह होनी चाहिए तो यह दोनों चीज़ां आपदी जगह ते पईयां होण। फिजिकल रिसोर्सिस, एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट इट्स राइट प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सिस, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब, यानी कि हर एक वो पर्सन, हर एक इंप्लॉय जो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम कर रहेगा ਉਹਦੇ काम करन लई एक पर्टिकुलर जगह होवे ते वो इंप्लॉय आपदी जगह ते रह के की करे, काम करे। एवरी पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। जो दी क्वालिफिकेशन हैगी, जो दी
ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਕਰੂ ਵਗੈਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕਰੂ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਓਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੂਥਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਟਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੋ ਲੋਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮੂਥਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 7 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 4 ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। समझ आ गया। कोई भी डाउट होवे, कोई भी प्रिंसीपल रिलेटेड कमेंट सैक्शन दे विच अपने डाउट्स लिख दिओ, आपां डिस्कस कर लांगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।